मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू सक्सेस इनफाइनाइट। इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की बॉडी ऑफ द चैप्टर 1 रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। बेटा बॉडी ऑफ द चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? देखो, एक टाइम था कि सिर्फ ज्यादातर एग्जाम्स में, जो बोर्ड एग्जाम्स थे, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। लेकिन अब विद द टाइम जो है, ऐसी अब बोर्ड्स ने, एनसीईआरटी सीबीएसई ने अब इस पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दिया है। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव, अब हमारे पास इसमें आप कह सकते हो असर्शन रीजंस आ रहे हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमें इस चैप्टर की बॉडी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, अगर वो इसमें हैं तो वो हम टोटल इसमें रीड आउट करेंगे थ्रू द विद द हेल्प ऑफ बॉडी ऑफ द चैप्टर। बॉडी ऑफ द चैप्टर की इस वीडियो में हमने जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की बुक की टर्म्स थी वो हमने इसमें ऐड कर रखी हैं। आप एनसीईआरटी की बुक इसमें खोल के रखो अपने साथ, कोई पेन, कोई हाइलाइटर, कोई पेंसिल, जो भी अलाउड है आपके स्कूल में, उसको आप अपने साथ रखो। जो जो टर्म्स, जो जो चीजें इसमें मैंने अंडरलाइन कर रखी है, आप भी अपनी बुक में साथ साथ इसको हाईलाइट करो, किसी भी चीज के साथ जो भी आपको अलाउड है आपके स्कूल में। अलॉन्ग विद कोई चीज आपको लगता है कि जो आपको नहीं पता और जो इस वीडियो से आपको एक्स्ट्रा पता चलेगी, तो वो साथ साथ आप छोटी छोटी कुछ अक्षरों में अपनी हैंड राइटिंग से नोट डाउन करते चलो कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी डेफिनेशंस है इसमें। तो सबसे पहले बेटा इसमें एक हमने जो अंडरलाइन कर रखा है, दैट इज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम वाज बेसिकली इन क्लास 9th बेटा। आपको मैं एक बार फिर से भी इसमें रिवाइज करवा देता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम थी क्या इसमें। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बेसिकली थी बेटा ए इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। मतलब कि अगर किसी नंबर ए को हम बी से डिवाइड करें, तो अगर हम इसकी लॉन्ग डिवीजन करें, लेट्स से नंबर इज ए और उसको बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो लेट्स से द क्वोशिएंट कम क्यू और जो लास्ट में रिमाइंडर निकल के आया आर, इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और रिमाइंडर की जो बेसिकली हमारे पास कंडीशन निकल के आती है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दैट मस्ट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ b। जो हमने यहाँ पे जिस नंबर से हम बेसिकली a को डिवाइड कर रहे हैं, ये है b की वैल्यू। तो रिमाइंडर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू b। बॉडी में एक बार रीड भी कर लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, एज द नेम सजेस्ट्स, has to do with the divisibility of the integers. Simply, it says any positive integer a can be divided by any positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than the b, जो हमने यहाँ पे कंडीशन इसके साथ लिख दी है। क्लियर है बेटा? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, सिर्फ हमें इतनी चीज ध्यान में रखनी है। और इसकी अगर हमें कोई एप्लीकेशन पूछी जाएगी तो हम इसमें एप्लीकेशन के भी, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो बेटा। इट यू एंड यूज इट मेनली टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ कैलकुलेट हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से भी हमने किया था। बस इतना ही इसमें हमने याद रखना है बेटा। दो तीन चीजें निकल के आई हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखो। और दूसरी आप याद रखो कि r की कंडीशन जो है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। और जो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये जो लिखी हुई है, इट इज यूज टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बिना और इस पैराग्राफ में हमारे लिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज इसमें नहीं है। नेक्स्ट बेटा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज है, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि ये चैप्टर जो है, ये सारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ही बेस्ड है। फंडामेंटल अरिथमेटिक, इसमें बेटा कुछ टर्म्स हमने अंडरलाइन किए हैं। एक हमने अंडरलाइन किया कंपोजिट नंबर्स, एक हमने अंडरलाइन किया प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अगर आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को समझना चाहते हो, इससे पहले भी एक वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स जो ऊपर हमने लिख रखे हैं, ये सारे हमने उसमें एक्सप्लेन किए थे। स्टिल एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके मोर देन वन फैक्टर्स हैं, नंबर और वन को छोड़ के कोई और अलग प्राइम फैक्टर निकल के आता है, तो दैट इज अ कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें बेटा, कोई नंबर है 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, दीज आर ऑल कंपोजिट नंबर, जिनके नंबर इटसेल्फ और वन को छोड़ के कोई अगर अलग से भी फैक्टर बनते हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, तो दैट नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर बेटा, नंबर इटसेल्फ और वन, इनके सिर्फ ये दो फैक्टर्स बनेंगे। एग्जांपल्स बेटा प्राइम नंबर्स की कौन सी हैं? 2 हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, ये सारे क्या आ जाएंगे बेटा? प्राइम नंबर्स आ जाएंगे इसमें। क्लियर?
अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की टू मेन एप्लीकेशंस है बेटा। कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? फर्स्ट एप्लीकेशन इज इट इज यूज्ड टू प्रूव द इरेशनैलिटी। कोई भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की यूज होगा। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन जरूर साथ साथ करते रहना, कोई भी चीज ऐसी रह ना जाए जो इसमें अंडरलाइन है आपकी बुक में अंडरलाइन ना हो। सेकंड बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड इसकी एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। इसको अंडरलाइन कर लो। लास्ट क्लास में भी हमने रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन करके देखी थी। सबसे पहले हम देखेंगे, रिवाइज करते हैं एक बार रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर p और q के बीच में नहीं है। दैट आर नोन एज द को प्राइम नंबर्स। ठीक है बेटा। अब बेटा डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की थी, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही थी या डेसिमल एक्सपेंशन बेटा नॉन टर्मिनेटिंग थी। अगर नॉन टर्मिनेटिंग थी तो इसकी फर्दर आगे दो कैटेगरीज थी बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और दूसरी थी बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थे बेटा, ये तो सारे आगे थे, हमने पढ़े थे इरेशनल नंबर्स। क्लियर है बेटा ये चीज? एक सेकेंड इधर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यस इट्स बेटर नाउ। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग थे वो तो सारे नंबर जो थे वो थे इरेशनल नंबर्स, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग जो थे ये सारे नंबर्स जो थे बेटा, इनको हमने बोला था रैशनल नंबर्स। क्लियर है बेटा? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब फिर से समझ लो, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे अभी जो हमने लिखा था, अभी जो हमने डिवाइड करके देखा था a को b से, हमने यहाँ पे कहा था q और नीचे रिमाइंडर आ गया r। अगर रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0 तो उन नंबर्स को हम बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, और अगर हमारे पास रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया तो वो नंबर्स होंगे बेटा नॉन टर्मिनेट। अब इसके बाद बारी आएगी क्वेश्चन की, अगर क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार तो उनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो हमने यहाँ पे लिखा है। और अगर ये Q जो क्वेश्चन है, इसके जो टर्म्स है, इसके जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं करेंगे तो उनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और वो जो नंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे दोज नंबर्स आर नोन एज इररेशनल नंबर्स। क्लियर बेटे? तो इसमें मैं सब कुछ रेज कर रहा हूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो आपको अंडरलाइन करने वाली टर्म्स हैं वो आप लोग एनसीईआरटी में अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो, और जो कुछ आपको लगता है तो आप पॉज करके, अगर आपको इसके बारे में नहीं आइडिया तो पॉज करके आप लोग इसमें लिख सकते हो। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इसके बाद आगे टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया हमें, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हमें क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बेसिकली इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई गई है। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जो लॉन्ग वीडियो हमने इस चैप्टर की बनाई है उसमें हमने डिटेल में इसके बारे में बात की है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना चाहते हो, किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में कैसा लिखा जाएगा, उनकी पावर्स की टर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो यू शुड रेफर टू दैट वीडियो। एक चीज इसमें बेटा लिखी गई, इसको जरूर हाईलाइट करो आप लोग। Do you think there may be a composite number which is not a product of power of prime? बेटा इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं हम। ये कह रहा है कि डू यू थिंक, क्या कोई ऐसा कंपोजिट नंबर है जिसको हम विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, जो कि प्राइम नंबर की पावर्स की फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट से फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा बनेगा, जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1, 1 हमें पता है इट्स नॉट अ प्राइम, इट्स नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर। फिर आगे 2, 2 इज अ प्राइम नंबर, वो भी कंपोजिट नहीं है। 3, 3 भी प्राइम नंबर आ गया बेटा। अब आ गया 4, जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर निकल के आया दैट इज द 4। अगर हम 4 को देखें, क्या 4 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? देखते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा 4, फर्स्ट आएगा 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो बेसिकली 4 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनी दैट इज 2 into 2 विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 स्क्वायर। इसके बाद भी अगर कोई नंबर सेकंड, इसके बाद जो कंपोजिट नंबर आएगा 5, जो आएगा 5 इज अगेन अ प्राइम। 6 कंपोजिट नंबर आएगा, 6 की भी अगर हम देखें तो 2 3 जार 3 1 जार, तो 6 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1। तो यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, हम हर कंपोजिट नंबर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं उनके प्राइम नंबर की पावर्स की फॉर्म में। तो इसका जो क्वेश्चन था, इसका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज नो,
ऐसा दुनिया में कोई कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको हम प्राइम नंबर की पावर्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन ना कर सके। क्लियर है बेटा? इसका जरूर साथ में पेंसिल से या किसी भी चीज से आप इसमें हाईलाइट करके लिख लेना इस चीज को। नेक्स्ट बेटा फैक्टर ट्री मेथड, ये हमने इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में उसमें बनाया हुआ बेटा फैक्टर ट्री मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा, आप लोग देख लो, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा कोई किसी भी कंपोजिट नंबर को हमने ये चीज भी डिस्कस कर चुके हैं, पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और क्या लिखा है इसमें, दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये ठीक है, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो इसको, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जैक्ट जो मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये है बेटा, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार मार्क कर रखी है। इसको आपने बिल्कुल एज इट इज लर्न कर लो, क्रैम कर लो। इसमें से कोई टर्म इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इन केस कभी किसी भी फॉर्म में आती है, चाहे एग्जैक्ट पूछी जाए कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या किसी ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, या कोई असर्शन रीजन की फॉर्म में, तो इसको तो आप लोग हमेशा आपको याद होनी चाहिए। इसके टर्म्स को समझते हैं हम, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें डिस्कस की गई हैं। ठीक है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर, सबसे पहले कंपोजिट नंबर ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये भी हम बात कर चुके हैं कि कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं और उनकी पावर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक का मतलब है, अगर मेरे पास नंबर लिखा है 6, तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3। ठीक है बेटा, तो यही कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आप 5 ले आओगे, या फिर आप 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 ले आओगे। जब भी 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, कोई भी दुनिया में कहां भी बैठ के कोई भी इंसान अगर 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी वो हमेशा यही आएगी, 2 into 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 1। ये मतलब है कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्लियर है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या लिखा है बेटे, बहुत ये आगे आ गया, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। वो कह रहा है कि प्राइम फैक्टर कोई आगे आए कोई पीछे आए, उससे ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर, मतलब कि कोई इंसान दुनिया में बैठा इसको ऐसे भी लिख सकता है 3 raised power 1, और कोई इंसान धरती पे बैठे इसको ये भी लिख सकता है 2 raised power 1 into 3 raised power 1। तो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे, वो यूनिक रहेंगे। ये मतलब है इस चीज का। क्लियर बेटा? तो इसको आप अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और इसको लर्न कर लेना अच्छे से, कोई चीज इसमें रह ना जाए। इसको हम समझ भी चुके हैं ये क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट बेटा एक चीज है, अगर कभी पूछा जाए, वैसे कभी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, 0.001% इसकी प्रोबेबिलिटी है, बट स्टिल याद रख लेना। प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स बोला गया बेटा, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस बोला गया बेटा कार्ल फ्रेडरिच गॉस को। इसको लर्न कर लेना, याद रख लेना, अंडरलाइन कर लेना इसको। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। एग्जांपल्स हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, एग्जांपल 2 भी हमने डिस्कस की है, एक छोटी सी फिर भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, अंडरलाइन भी कर लो आप लोग भी। एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा सा समझ लेते हैं 1 मिनट में। एचसीएफ वाज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम वाज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम उल्टे हैं लेकिन मतलब थोड़ा नाम से थोड़ा अपोजिट है। फॉर एग्जांपल एचसीएफ को देख के लगता है कि हाईएस्ट पूछा गया, लेकिन एक्चुअल में हमने जो कॉमन फैक्टर्स की पावर देखनी है वो हमने स्मॉलेस्ट देखनी है। सिमिलरली एलसीएम में नाम में तो लीस्ट कॉमन है, लेकिन जब पावर की बात करता है तो इसमें ग्रेटेस्ट आती है। तो इसको याद रखने का तरीका है कि अगर एचसीएफ पूछा गया तो पावर हमेशा स्मॉलेस्ट आएगी, और अगर एलसीएम पूछा गया तो पावर हमेशा ग्रेटेस्ट आएगी। अब पावर, कौन सी पावर की बात हो रही है बेटा? जो पावर है, पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ये है एचसीएफ के बीच में, और एलसीएम के बीच में है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जल्दी समझ आएगा। 6 की प्राइम फैक्टर बनेगी बेटा 2 into 3। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी बेटा 2 का स्क्वायर into 5 raised power 1। अगर हम देखें जब एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ में हमने देखनी है स्मॉलेस्ट पावर। किसकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है? ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हम 6 और 20 के कॉमन प्राइम फैक्टर की बात करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या 3 कॉमन है? नहीं, 3 तो सिर्फ इसमें आ रहा है। क्या 5 दोनों में कॉमन है? नहीं। हाँ, 2 दोनों में कॉमन है।
अब 2 कॉमन तो है, बट 2 की पावर 1 लेना है कि 2 की पावर 2, तो हमने यहाँ पे हमें पता चलता है कि पावर हमने स्मॉलेस्ट लेनी है, तो यानी कि 2 रेज पावर 1 आ गया HCF इसका। अब आगे एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम में क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट पावर, किसकी ग्रेटेस्ट पावर, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर इसमें दे रखे हैं उसकी ग्रेटेस्ट पावर उठा लो। यानी कि कैसे बनेगा इसमें, तो ईच प्राइम फैक्टर यानी इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 है, तो ये दोनों में कॉमन है, कौन सी पावर उठाएंगे, सिर्फ बड़े वाली पावर उठाएंगे। उसके बाद 3 की पावर 1 कॉमन तो है नहीं, लेकिन तो लिखा है इसमें ईच प्राइम फैक्टर, जो भी प्राइम फैक्टर है उसको उठा लिया। उसके बाद 5 की पावर 1 और तो कोई है नहीं, इसको भी उठा लिया। तो ये क्या बना बेटा, 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 1 इंटू 5 रेस्ट पावर 1। ये निकल के आया हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का इसमें वे आउट। क्लियर है, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको लर्न कर लेना कि किसमें स्मॉलेस्ट पावर है, किसमें ग्रेटेस्ट पावर है। असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकती है ये चीज। क्लियर, इसके बाद जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स जो है बेटा वो हमने डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। इसके बाद भी एक और एनसीईआरटी क्वेश्चंस की भी वीडियो आएगी जिसमें हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। एक और जो चीज निकल के आई थी बेटा जो इंपॉर्टेंट थी, एक चीज पीछे रह गई अपनी, मेरे को लग रहा है ये थी बेटा, इसको अंडरलाइन कर लो, इसमें अंडरलाइन करनी रह चुकी है बेटा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेना आप लोग अपनी बुक में, और नीचे मैं इसको लिख देता हूं। है क्या ये, कोई भी हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a कोमा बी मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ a कोमा बी। ठीक है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट वाली वीडियो रेफर करो बेटा, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम सिर्फ अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये जो हमने ऊपर लिखा था ये सिर्फ ए और बी यानी कि दो टर्म्स के लिए ही वैलिड था। अगर हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर और आ जाए सी, यानी कि a इंटू बी इंटू सी विल नॉट बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ ए बी एंड सी। क्लियर है बेटा, यही इन्होंने लिखा है कि प्रोडक्ट सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF. LCM into HCF is equal to product of two numbers will be valid only in the case when there are two integers available. In case there are 3 integers available, this formula is not applicable. ये चीज याद रखना। अब इसके बाद आगे बेटा इरेशनल नंबर्स को प्रूव कैसे करना है। सबसे पहले एक छोटी सी मैं ग्लिम्स आपको दे देता हूं कि इरेशनल नंबर थे क्या। इरेशनल नंबर्स थे कि जिनको हम p बाय q की फॉर्म में, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड आर को प्राइम। कंडीशंस वही रैशनल वाली हैं, सिर्फ फर्क यही है कि रैशनल में हमने कहा था कि एनी नंबर विल बी सेड टू बी अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। इरैशनल में कहेंगे इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q द नंबर इज सेड टू बी एन इरैशनल नंबर। रैशनल, हाँ ये चीज हमें पता ही ऑलरेडी, रैशनल और इरैशनल को अगर हम इकट्ठे कर दे तो जो हमारे पास सेट ऑफ नंबर निकल के आएगा दैट विल बी द रियल नंबर। और इसमें जो चीज है इंपॉर्टेंट, बस ये अंडरलाइन, ये मैंने आपको समझा दिया बेटा कि रिकॉल अ नंबर s इज इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और q की p एंड q की कंडीशन को प्राइम भी है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एक इसके बाद आगे बेटा थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 में क्या लिखा है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नाम पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आता कि कहना क्या चाह रही है थ्योरम, एग्जांपल से मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं। p की बात क्या कर रहा है, p प्राइम नंबर है तो लेट से हम 2 मान लेते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर ही मानेंगे। और a की बात कह रहा है कि a इज एन इंटीजर, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो a हम मान लेते हैं लेट से 6। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें थ्योरम में क्या कह रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हम चेक करते हैं कि क्या p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 6 का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 36। तो अब p को डिवाइड करते हैं a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर अपॉन p विल बी इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 विल बी इज इक्वल टू 80। क्लियर है, तो इसका मतलब निकल के आया कि a स्क्वायर जो p था उसने a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। तो अब कह रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा।
ए को करेगा मतलब कि ए की वैल्यू क्या थी 6, तो ए अपॉन पी यानी कि 6/2 यानी कि 3। बिल्कुल ठीक है जो कहना चाह रहा है, बस इसको अब लर्न कर लेना। यही इसका मतलब है कि अगर 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। बस इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो। p शुड बी अ प्राइम नंबर, a इज एन इंटीजर। बस ये दो कंडीशन जो इसमें याद रखने वाली है। ठीक है बेटा, चलो दूसरी चीज बेटा जो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो हम इस चैप्टर में किसी भी इरेशनल नंबर को जो इरेशनल प्रूव करेंगे, उस मेथड का जो नाम है उसका नाम है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसको याद रखना कि इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट करेंगे, दैट द नेम ऑफ दैट टेक्निक इज नोन एज प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इज रिटन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ योर एनसीईआरटी एट द लास्ट। अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। को प्राइम नंबर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर किसी नंबर के बीच में कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 3 और 6 को, तो 3 और 6 के बीच में अभी एक कॉमन फैक्टर है 3 1 जार 3 2 जार, तो ये निकल के आया 1/2। 1 और 2 के बीच में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम 1 और 2 को कहेंगे दे आर को प्राइम। 3 और 6 आर नॉट को प्राइम बिकॉज इनके बीच में अभी एक कॉमन फैक्टर था 3। जब उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास नंबर निकल के आया 1/2, तो 1 और 2 जो निकल के आए दे आर द को प्राइम या द सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स। क्लियर बेटा, ये को प्राइम हो गए। प्रूव आप कॉन्सेप्ट वीडियो में देखो अच्छे से। लास्ट कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो का हमारे पास है बेटा, ये 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जस्ट 1 मिनट में इसको भी देख लेते हैं हम। इसमें क्या लिखा है कि सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब अगर हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा इरेशनल आएगा। अगर किसी रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से माइनस करें तो भी रिजल्ट आएगा इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर है हमारे पास 3 और इरेशनल नंबर है हमारे पास 2। रैशनल प्लस इरेशनल रिजल्ट क्या निकल के आया 3 + √2 विच इज एन इरेशनल नंबर। इसकी एग्जाम्पल क्या है 3 - √2 which will be equal to 3 - √2 which is again an irrational number। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आ गई। अब क्या रहा है कि प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। इसका मतलब हुआ अगर किसी रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से तो रिजल्ट इरेशनल आएगा, और अगर किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर से तो भी रिजल्ट आएगा इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल रैशनल है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई कर दिया √2 से तो रिजल्ट आया 3√2 जो कि है हमारे पास इरेशनल नंबर। अगर किसी नंबर को 3 को डिवाइड किया √2 से तो ये बना 3/√2 जो कि अगेन है इरेशनल नंबर। ये कहना चाह रहा है अगर किसी रैशनल और इरेशनल को चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा इरेशनल। क्लियर है बेटे। प्रूव कैसे करने हैं एग्जांपल्स आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से हमने अकेली अकेली चीज इसमें आपको बताई है। दिस कंप्लीट्स द बॉडी ऑफ द चैप्टर बेटा, और इसमें कुछ भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब आप लोग इसमें देख चुके हो, अंडरलाइन कर चुके हो बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत से जी जान से पढ़ाई करो। थैंक यू।